हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज इस क्लास हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के तमाम संपूर्ण इतिहास के बारे में और सारी जानकारियां समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर कर दीजिए और अपनी महिला मित्र तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि अब की बार अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्लास बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अभी हमने 3 क्लासों में लगभग कंप्लीट की है स्पेशल यूपी जीके, जिसमें कि आप लोगों को मैं इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास आखिर होता क्या है, मध्यकालीन इतिहास किसे कहते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास राजनैतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का काल है। इस समय पर भारत में भी अरब अटैक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और भारत पूरा ये वाला पूरा भारत होता है, तो यहाँ से अरब अटैक भारत में धीरे धीरे होते हैं। समानता इस काल और इसी काल में सांस्कृतिक, धार्मिक और बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इस भाग को 2 भागों में बांटते हैं समानता, पूर्व काल और उत्तर काल। पूर्व मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल में तो हम गुलाम वंश से लगा करके, मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। कब से कब तक चला है? तो ये 1206 से लगाकर के 1290 गुलाम वंश है। इसको याद करने की ट्रिक है GKTSL: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो गुलाम को जी से और खिलजी को के से, टी को तुगलक को टी से और एस से सैयद और एल से लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं। प्रमुख जो वंशज होते हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और भारत की पहली महिला शासिका जी कौन? रजिया सुल्तान। अभी हम सभी इनके प्रमुख डिटेल्स जानेंगे। अभी तो सिर्फ मैं ओवरव्यू एक तरीके का क्या क्या हम इस मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, इस चीज के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी तक चलता है। तुगलक वंश के संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां होते हैं। कौन होते हैं? खिज्र खां होते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लोधी वंश का संस्थापक जो होते हैं 1451 से 1526 सिकंदर लोधी होते हैं और इब्राहिम लोधी जो होते हैं, यही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और 1526 में पानीपत के युद्ध में पहला युद्ध बाबर ने यहीं पर इब्राहिम को हत्या कर देता है, ठीक है, और यहीं से क्या हो जाता है? लोधी वंश समाप्त हो जाता है। लोधी वंश जब समाप्त हो जाता है तो शुरू होता है उत्तर मध्यकाल। ये 1526 से 1707 तक चलता है। मतलब कि ये औरंगजेब के काल तक चलता है। कब? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के काल तक चलता है, 1707 तक, मतलब यहीं तक चलता है। मुगल काल इसको कहा जाता है और मुगल काल, इस काल में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का और विस्तार होता है। दिल्ली में कौन? बाबर संस्थापक बढ़ जाते हैं और प्रमुख हुमायूं होते हैं, फिर अकबर महान आते हैं। इनकी जो धार्मिक, दीन इलाही, मनसबदारी व्यवस्था है, सारी हम क्लास में पढ़ेंगे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो रहा दोस्तों आपका एक ओवरव्यू रहा कि मतलब आखिर मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है। जैसे कि आप एक अलमीरा में चीजों को एक सिस्टमैटिक ढंग से रखते हैं, तो हम आपको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाएंगे, ताकि आप इजीली अपने सिलेबस को समझ सके, हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है, किन चीजों को हमको टारगेट रखना है और क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को होंगी, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम भारत में इस समय क्या हो जाता है कि अब इस्लाम इस्लाम जो है अरब देशों पर
इसकी स्थापना हो जाती है। तो आइए हिस्ट्री ऑफ इस्लाम धर्म पढ़ते हैं और ये कैसे भारत में आया, इन सभी चीजों को समझते हैं। इस्लाम धर्म का उदय, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरब प्रायद्वीप में हुआ। ये एक एकेश्वरवादी धर्म है जिसका अर्थ है एक ही ईश्वर, जिसे अल्लाह पर विश्वास करना। इस्लाम धर्म के लोग, यहाँ के लोग सिर्फ अल्लाह पर विश्वास करते थे। इस्लाम धर्म के उदय की पृष्ठभूमि है, क्या है? अरब की स्थिति इस्लाम से पहले कैसी थी? तो जो अरबवासी थे, अरबवासी के जो समाज थे ये कबीलाई थे, मतलब कबीले बना करके रहते थे और ये आपस में लड़ते रहते थे। यहाँ पर बहुत अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा का प्रचलित था, सामाजिक असमानता, अंधविश्वास और स्त्रियों की दुर्दशा थी। स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं था, स्त्रियों पर बहुत अत्याचार किए जाते। इस समय शराब, जुआ, हिंसा और बहुत ही आम थी। तभी समाज को सुधारने की आवश्यकता थी और यहाँ के लोग बस अपने छोटे छोटे कबीलों में भी आपस में लड़ते रहते। फिर एक समाज सुधारक आता है जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब कहा जाता है। ये 570 से 632 ईसा तक चलते हैं। इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ? मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में इसका, मोहम्मद पैगंबर। और ये किस कबीले के थे? कुरैश कबीले से थे और ये ईमानदारी के कारण अल अमीन कहलाते। इनका जो ये बहुत काफी ईमानदार भी थे तो इन्हें अल अमीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला वह है जो यही व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा कि हमारे समाज के, हमारे कबीले के लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, कैसे इनको सुधारा जाए। काफी ईमानदार भी थे, अपने समाज को लेकर के वो बढ़ाना चाहते थे कि लोगों को एक ऐश्वर्यवाद बनाना है मुझे, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, स्त्रियों की दुर्दशा, शराब, जुआ, हिंसा, इन सभी चीजों से ये अपनी जनता को निकालना चाहते थे। तो जो ये क्या करते हैं कि ये मक्का आ जाते हैं। जब ये लोगों को बताते हैं कि आप ऐसा ना करिए तो इनको काफी विरोध भी होता है। तो ये मक्का की गुफा में क्या करते हैं, हीरा गुफा, गुफा गुफा का क्या नाम था? हीरा गुफा पे ये क्या करने लगते हैं, भगवान मतलब अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। तो इनका फरिश्ता जैसे जिब्राइल के माध्यम से इन्हें अल्लाह का संदेश प्राप्त होता है और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है। मतलब इन्हें जो है एक पुस्तक मिलती है या ये पुस्तक लिखते हैं, तो यहीं से क्या हो जाती है, ये भगवान अल्लाह अपने ईश्वर की आराधना करके कहते हैं कि मुझे अल्लाह प्राप्त हो। इस्लाम धर्म के जो मूल ग्रंथ रहे हैं, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं, अभी उनके बारे में हमने। कुरान शरीफ, अल्लाह का जो वचन था कुरान शरीफ। मैं थोड़ी सी कथा बता देता हूँ, कहानी कि जो मोहम्मद पैगंबर थे, ये फिर जाते हैं कहाँ पे? अपने कबीलाई लोगों के पास। कबीलाई लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप लोग जो है इस तरह एक ऐश्वर्यवाद को मानिए, अल्लाह को मानिए, तो इनका काफी विरोध हो जाता है। तो ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मक्का से मदीना चले जाते हैं और फिर जाकर के जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर आते हैं, जब और अपने बहुत सारे शिष्यों को शिष्य बनाते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो और लोगों को भी कहते हैं कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, हम यहाँ पर अनेकेश्वरवाद की बात करेंगे, सामाजिक। तो इनका काफी विरोध भी होता है। आपको पता है शुरुआत में परिवर्तन के लिए हमेशा विरोध किए जाते हैं, परिवर्तन के लिए विरोध तो होते ही है, तो उनका विरोध होता है काफी। फिर इसके बाद इस्लामिक जो नहीं मतलब कबूल करते हैं तो उनको मार के कबूल करवाया जाता है कि तुमको इस्लाम धर्म मानना ही पड़ेगा। ऐसे इस्लाम धर्म को मनाने की प्रथा शुरू हो जाती है। ठीक है, आइए इस्लाम धर्म के जो सबसे मूल ग्रंथ होते हैं वो अल्लाह शरीफ होता है, अल्लाह का वचन होता है, कुरान शरीफ। ये इनकी जो पुस्तक होती है कुरान होती है, कुरान को सबसे, ठीक है, कुरान को ही क्या मानते हैं, प्रमुख माना जाता है। ठीक है? और इनके जो पहले हदीस पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्य का काम करते थे। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ माने जाते हैं। जैसे पहला है शहादत, मतलब एक अल्लाह और मोहम्मद उनके रसूलों पर चलना। जैसे क्या कहा जाता है, कलमा शहादत की गवाही कहते हैं।
पहला स्तंभ हो गया। दूसरा होता है नमाज, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। और तीसरा है ज़कात, दान करना, मतलब कि शहादत, वो अल्लाह मोहम्मद के रसूलों पे चलना, नमाज पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। ज़कात, ज़कात क्या है? मतलब दान देना, गरीबों के लोगों को दान देना। और इसके बाद आता है चौथा रोजा, रमजान का उपवास करना। ये लोग जो है ना रमजान का रोजा करते हैं। और हज, मक्का की यात्रा करना। इस्लाम धर्म के लोगों के अंदर बस सबसे ज्यादा जो प्रवृत्ति होती है वो इसी पे रहते हैं, और सबका एक ही जीवन में उद्देश्य होता है कि हमें मक्का जाना, मतलब मक्का की यात्रा करना, हज जाना। हिजरत 622 ईस्वी से मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। और इस्लामी कैलेंडर को क्या कहते हैं? हिजरी सम्मत कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिजरी सम्मत किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो किससे है? इस्लाम धर्म से। मदीना में इस्लामी राज्य की स्थापना होना। इस्लाम का प्रसार, पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं थी उनका लोगों ने प्रचार प्रसार किया, सामाजिक असमानता और न्याय के लिए। और बाद में खलीफाओं के समय तेजी से प्रचार हुआ। तो ये कुछ इस्लाम धर्म के उदय के प्रमुख चीजें थी। अब इस्लाम भारत में कैसे आया? आखिर भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया? तो भारत में इस्लाम धर्म 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध प्रांत पर अटैक करते हैं। सिंध प्रांत में, हालांकि इससे पहले भी 710 में हुए, 709 में हुए, लेकिन वो अटैक असफल रहे। सफल क्यों रहे? क्योंकि यहाँ पर प्रमुख राजा रहे तो वो लोग युद्ध लड़ते और इनको वापस पछेल देते, पीछे कर देते। लेकिन 712 का जो सबसे सफल युद्ध होता है और अटैक होता है, वो मोहम्मद बिन कासिम के मध्य होता है, जो सिंध प्रांत में अटैक करते हैं। जो कि अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का जो शासक था वो राजा दाहिर था। राजा दाहिर इसी सिंध प्रांत पे थे। और यह आक्रमण उमैयद खलीफा अल वलीद के शासनकाल में हुआ था। इसे भारत में इस्लाम के राजनीतिक प्रवेश की शुरुआत माना जाता है। परिणाम क्या हुआ कि सिंध और मुल्तान में मुस्लिम शासक स्थापित हुआ। यहीं पर राजा दाहिर की हत्या कर दी जाती है और यहाँ पे इस्लाम प्रशासन आ जाता है। प्रशासन में धार्मिक सहिष्णुता रखी गई और स्थानीय लोगों को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता मिली। और यहीं पर पहली बार क्या किया जाता है कि महिलाओं को छोड़ करके क्या किया जाता है? जजिया कर लगाया जाता है। जजिया टैक्स, मतलब कि आपको ब्राह्मणों को भी माफ कर दिया जाए कि ब्राह्मण भी इस टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म का लोगों पे क्या कर दिया जाता है कि चलो इस्लाम धर्म आपको अपनाना होगा। जो यहाँ के लोग होते हैं, इस क्षेत्र के लोग होते हैं, और कहा जाता है कि जो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगा वो जजिया टैक्स देगा, जजिया टैक्स देता है। ठीक है, जजिया अभी हम जजिया के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जजिया टैक्स है क्या? जजिया टैक्स एक तरीके का धार्मिक कर होता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ब्राह्मणों से यहाँ पे इस समय नहीं लिया जाता था। ठीक है, व्यापारियों द्वारा इस्लाम का प्रसार, भारत में 7 से 8वीं शताब्दी से अरब व्यापारी भारत की पश्चिमी तट पर आने लगे। प्रमुख क्षेत्र जैसे केरला, गुजरात, कोंकण, मालाबार तट, केरला और गुजरात वाला, ये वाले सारे तट जो हैं, लोग यहाँ पर भी आने लगे। व्यापार के साथ साथ उन्होंने इस्लाम की शिक्षाएं फैलाई। केरल में भी पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद मानी जाती है, और ये प्रसार शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक था। यहाँ पे कोई युद्ध नहीं, लेकिन जो हमारा ये राजा दाहिर वाला होता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है अटैक, वो भारत में युद्ध के तौर पर धर्म आता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं महमूद गजनवी। ये मोहम्मद गजनवी हैं, इनके बारे में समझते हैं। इसका भी कुछ अटैक्स है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक प्रमुख आक्रमणकारी था। उसने भारत में लगभग 17 बार अटैक किया। भारत में 17 बार अटैक किए, और ये उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को गहराई से प्रभावित किया। ये अफगानिस्तान गजनी का शासक था। परिचित समझते हैं तो इसका नाम सुल्तान महमूद गजनवी था। और
इसका जन्म हुआ था 971 ईस्वी में और इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। राजधानी जो थी अफगानिस्तान में गजनी। और इसका शासनकाल जो था 998 से 1030 तक रहा। और इसकी मृत्यु जो होती है 1030 में होती है, अभी भी समझते हैं। तो इसने भारत पर अटैक जो किए थे वो 1000 से 1027 ईस्वी में किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार अटैक किए। इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो महमूद गजनवी ने कितने सन में अटैक किया भारत पर? तो 1000 ईसा से 1007 ईसा तक। अपार संपत्ति धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ाना और अपने समाज साम्राज्य को समृद्ध करना था। ये भारत में अटैक करता है। तो भारत में अटैक करने का जो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है कि भारत में मंदिरों को तोड़ना। इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। ये सोमनाथ मंदिर में 1025 में अटैक करता है और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर देता है। ठीक है, आइए ये देखिए। प्रमुख जो इसने आक्रमण किए, पेशावर युद्ध 1001 में राजा जयपाल पर विजय प्राप्त करता है। वहीं वाहिंद युद्ध में अंधपाल पर विजय प्राप्त किया और मथुरा और कन्नौज पर भी आक्रमण करता है। और सबसे चौथा और गहरा जो अटैक होता है इसका सोमनाथ मंदिर पर होता है 1025 में। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है और यहीं से दोस्तों इतना ज्यादा सोना लूट ले जाता है। सोना लूट करके घोड़ों पे लाद करके ले जाता है और मंदिर को तोड़वाता है। प्रशासन और व्यक्तित्व कैसा रहा? तो महमूद एक कुशल सेना नायक था और उसने गजनी को एक समृद्ध राजधानी बनाया। विद्वानों का संरक्षक अलबुत भी रहा है और इसके शासनकाल में अलबरूनी और फिरदौसी इसके साथ आते हैं और भारत में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जाती है किताबुल हिंद और फिरदौसी लिखते हैं शाहनामा। ऐतिहासिक महत्व क्या रहे हैं? तो भारत में स्थायी शासन की स्थापना इसने नहीं की। इसने स्थायी स्थापना नहीं की। ये भारत में क्या करता? अटैक करता, राजाओं को लूटता और माल पानी लूट करके कहाँ चला जाता? विदेश, फिर अपने अफगानिस्तान चला जाता। बाकी इंडिया तो यहाँ तक था, तो यहाँ अफगान था, यहाँ मतलब अटैक करता, अटैक करने के बाद फिर वापस चला जाता। ठीक है, और उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को इसने कमजोर किया। मूर्ति भंजक भी कहा जाता। आगे चलकर तुर्क आक्रमणों का मार्ग जो है इसी ने प्रशस्त किया। तुर्क अटैक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक कब हुआ और किसने किया? तो महमूद गजनवी ने करता है। कब? 1025 ईस्वी में। अब आते हैं महमूद गजनवी इन्वेजन्स, सॉरी मोहम्मद गौरी इन्वेजन्स। मोहम्मद गौरी भारत में अटैक करता है। मोहम्मद गौरी के बारे में समझते हैं। मोहम्मद गौरी जो है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाने वाला शासक था। उसने भारत में केवल आक्रमण ही नहीं किए बल्कि स्थायी मुस्लिम शासक की नींव रखी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थायी मुस्लिम की शासक की नींव किसने रखी, तो मोहम्मद गौरी था। महमूद गजनवी क्या था कि भारत में उसने अटैक तो किया लेकिन स्थायी शासन नहीं किया। वो बस अटैक करता, उसका काम होता लूटपाट करना, लोगों को धर्म में परिवर्तन करना और धर्म का प्रचार प्रसार करके ये विदेश लौट जाना, बस इसका काम था। आइए इसका परिचय समझते थे। मोहम्मद गौरी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन साम उर्फ मोहम्मद गौरी। इसका जो जन्म हुआ था लगभग 1149 ईस्वी में हुआ था और ये गोरी वंश का शासक था। इसकी राजधानी थी गोर, ये भी अफगानिस्तान से ही आता था और शासनकाल इसका चलता है 1173 से 1206 ईस्वी तक, मतलब गुलाम वंश तक। और इसकी मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में और इसी समय से भारत में आ जाता है गुलाम वंश। उस समय आखिर आप लोग सोच रहे सर गुलाम वंश, उस समय क्या था कि अफगान में दास प्रथा चल रही थी। दास प्रथा में क्या होता है? दासों को खरीदा, मतलब एक मंडी होती थी, बाजार होती थी, वहां पर दासों को खरीदा जाता था। तो इसने भी खरीदा था, इसके भी दास थे। पहले समझते हैं प्रमुख अटैक कौन कौन से होते। तो भारत पर प्रमुख आक्रमण जो होता है मुल्तान और कच्छ पे होता है। ये 1175 से 1176 में अटैक करता है और ये भारत में प्रवेश का मार्ग खोलता है। मुल्तान और कच्छ से भारत में प्रवेश करता है। मैं बताता हूँ कच्छ कहाँ पे है। आप लोगों को देखो भारत का मैप बनाना सीख लीजिए, ठीक है। तो देखो कच्छ वाला क्षेत्र ये है मुल्तान, मतलब अफगानिस्तान तो यहाँ से यहाँ तक था।
पाकिस्तान। तो इनको अटैक करने में इधर से ज्यादा आसानी होती थी, ठीक है। यहाँ पर पहले पानी नहीं था, आज तो दलदल हो गया है, ठीक है। तो यहीं पर एक नगरी थी, पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे, है ना। तो यहीं से मार्ग पहला खोज लेता है। द्वितीय युद्ध जो होता है वो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से होता है, और पृथ्वीराज चौहान से ये पराजय भी हो जाता है प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध। और कौन कहता है कि है जा, मैं तुझे अटैक नहीं करूंगा, जा भाग जा यहाँ से, हमारे भारत देश में आने की कोई जरूरत नहीं करना। लेकिन फिर क्या होता है, राजा जयचंद होते हैं, जयचंद। दरअसल पृथ्वीराज चौहान जो है, इतिहासों में कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो काफी खुशहाल और वीर चौहान थे, काफी अच्छे शासक थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है कहते हैं कि चंदावर के जो जयचंद थे कन्नौज में, ये इनकी पुत्री से प्रेम करते थे, तो इन्होंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया था। तो इसी की चिढ़ की वजह से जयचंद इनको न्योता देता है युद्ध के लिए, किसे, मोहम्मद गौरी को, इसलिए अटैक करते हैं। और मोहम्मद गौरी का एक और भी उद्देश्य था कि भारत में लूटपाट करके शासन व्यवस्था को, हालांकि ये आया था भारत में शासन करने नहीं आया था, इसका भी यही काम था कि बस जाऊंगा, अटैक करूंगा, लूटमाट करूंगा और बस चला जाऊंगा। लेकिन इसको यहाँ देश में मजा आ जाती है, और इसने देखा कि यहाँ के तो राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अटैक कर देता है। तो पृथ्वीराज चौहान पर प्रथम अटैक होता है तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ से इसको पराजित कर देते हैं और कहते हैं भाग जा, मैं तुझसे युद्ध करने के मूड में नहीं हूं, दोबारा आना मत। लेकिन फिर खुर्रान आदमी फिर से चला आता है। तो तराइन का जो है द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है, और यह युद्ध जो होता है भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ ले लेता है। यहीं पर क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और उसे कारागार में डलवा देता है। फिर एक युद्ध होता है, चौथा युद्ध चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, क्योंकि यहाँ के राजा जयचंद कन्नौज, इनको भी पराजित कर दिया जाता है और गंगा घाटी गौरी के अधीन आ गई, ठीक है। इतना क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चाहिए। और भारत में शासन व्यवस्था इसकी कैसी रही, तो मोहम्मद गौरी ने स्वयं भारत में शासन स्थापित नहीं किया, बल्कि उसने अपने दास सेनापतियों को भारत में छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक यही जो है दिल्ली में रह जाते हैं, और बख्तियार खिलजी जो है बिहार बंगाल दे दिया जाता है, और इससे दिल्ली सल्तनत 1206 की स्थापना हो जाती है। यहीं से अब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। इसे ही कहा जाता है गुलाम वंश, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अब यहां से क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। आइए अब समझते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, सॉरी, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी तक चलता है। इसके प्रमुख शासक हैं, इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना मोहम्मद गौरी, इसके संस्थापक कौन होते हैं, सॉरी मोहम्मद गौरी कह रहा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक नहीं दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, महमूद गजनवी तो हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये होते हैं, ठीक है। आइए दिल्ली सल्तनत के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत, इसका कालखंड 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का पहला स्थायी मुस्लिम शासक था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह शासक 5 वंशों में विभाजित था। पहला जो क्रम है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो शासन काल चलता है वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। वहीं खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश की स्थापना 1320 से 1414 ईस्वी तक, और सैयद वंश की स्थापना 1414 से 1451 ईस्वी, और वहीं लोधी वंश की स्थापना है 1451 से 1526, और यहीं से 1526 से ही
1707 तक चलता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? वो करते हैं बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर, किसे? इब्राहिम इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं कौन? बाबर। बाबर जो है पहली बार भारत पे अटैक करता है दिल्ली पर, और लोधी वंश का स्थापना करके यहीं पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अब हम प्रत्येक गुलाम वंश को पढ़ेंगे। पहले खिलजी वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक, ठीक है, हिजर खां, और लोधी वंश के संस्थापक, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों? तो आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स लेकर के हम इतिहास को खत्म करेंगे। तो कल की जो क्लास होगी हम दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों के बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट 1526 से चलेंगे गुलाम वंश को। तो एक क्लास में आज हमने इतना कंप्लीट कर लिया। एक क्लास में हम समझ लेंगे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इन तीनों को। इसके बाद फिर एक क्लास में हम संपूर्ण जितना भी मुगल शासक था, मुगल शासक को पढ़ेंगे, मुगल शासक के सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। क्लास आपको पसंद आई हो, चीजें आपको समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक, महिला मित्र तक, परिवार तक, रिश्तेदारों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी पढ़ें। और अब की बार सिलेक्शन की बारी है ना, सिलेक्शन की बारी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल्स, एसआई, सब इंस्पेक्टर, लेखपाल, और दिल्ली पुलिस तो हो गया मेंस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे लगी आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको पता है हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चलिए, बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।